हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी जो है आप फॉलो कर रहे हो और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। कल हमने पार्ट सी जो आपका 25 मार्क्स का है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसी के बाद मैंने आपको स्ट्रैटेजी में बोला था कि वो कंप्लीट कर लेना, तो आई होप आपने कल रात को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ कमिंग टू योर पार्ट बी, तो जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी वो आपका कितने मार्क्स का है? 35 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपका 60 मार्क्स का जो मेजॉरिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपके पास कल का पूरा दिन है जिसमें कि आप अपना रिमेनिंग जो 40 मार्क्स का है वो आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले जो है वो आपका है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इनिशियल कंप्लायंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, कंप्लायंस अंडर लेबर लॉज एंड देन एनवायरमेंटल लॉज। तो इसके रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 35 मार्क्स के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो आपके हैं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 फ्रॉम पार्ट बी। ठीक है, कुछ डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 3 जो आपका पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट का 1, मतलब देखो इसकी जो वो है 3+2। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 प्रिस्क्राइब द केसेस वेयर द रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट इज कंपल्सरी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब कुछ आपके रजिस्ट्रेशन के लिए केसेस ऐसे हैं जो आपको कराना ही पड़ेगा रिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। And then on the other hand, under CGST Act there are certain people who are not liable to be registered। तो बेसिकली एक जगह कंपल्शन है, एक जगह आप नहीं करा सकते रजिस्टर। तो सबसे पहले हम इसके आंसर देखेंगे और उसको बाइफरकेट कर रखा है 3 and 2 में। तो आप क्या करोगे आंसर, कैसे करोगे आंसर? अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स ओनली, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना बेटा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 ऑफ CGST। In the following cases, registration is made compulsory irrespective of the aggregate turnover. Person making any interstate taxable supply, casual taxable persons making taxable supply, person who are required to pay tax under reverse charge, person who are required to pay tax under subsection 5 of section 9, non-resident taxable persons making taxable supply। Basically इससे आपका थोड़ा सा टैक्स का भी हो रहा है। ठीक है, और ये फर्दर अब इसके बाद इतने लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका 3 मार्क्स का है, 6 लिखोगे मोर देन सफिशिएंट होगा। ये बहुत सारे पर्सन्स नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स। बेसिकली जिनका काम एक्सक्लूसिवली यही है और दोनों ही लायबल नहीं है। एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ आर होली एग्जेम्प्ट। बेसिकली आपको लैंग्वेज वही लिखनी है कि कोई भी पर्सन जो एक्सक्लूसिवली मतलब वही सिर्फ काम कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के काम में है। ठीक है, तो या तो वो लायबल नहीं है टैक्स देने के या फिर वो होली एग्जेम्प्ट है। Agriculturist to the extent of supply of produce from land cultivation and specified categories as may be notified by the government। तो सिंपल सॉर्टेड 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आपका देखो, ये बेसिकली है तो सारा लॉ, कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब इस चीज को छोड़ के बस इसमें SBC की जो अप्रोच होती है ना वो क्या होती है कि आप थोड़ा सा क्या करो, प्रैक्टिकल देखो कि लाइसेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके के रजिस्ट्रेशंस होते हैं, वो सब कुछ वो दिखाने के वो है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो आपका इंट्रोड्यूस कराया गया। नाउ बी, विक्रम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड हैज पेड अप कैपिटल 50 लाख एंड टर्नओवर 15.80 करोड़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021। The company has filed its annual return for the relevant financial year signed by only one director of the company. With reference to the provisions of Companies Act, analytically comment the act of company is in order। तो इसमें बेसिकली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3B, वो क्या कहता है? एज पर सेक्शन 285 2 सबसेक्शन 85, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। तो 50 लाख टू आपका 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, टर्नओवर जिसकी कितनी है 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट 2 करोड़ टू 100 करोड़। ठीक है, provided that nothing in the clause shall apply to a holding company or subsidiary company, a company registered under section 8 company, a company or a body corporate governed by any special act। तो इसमें
आपका रूल 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकेशन एंड डेफिनेशंस, ये सब आप ठीक है, मतलब ये सब मत लिखना, मेन मैटर लिख देना कि पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज एंड 20 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इन द अबव केस विक्रम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वुड बी अ स्मॉल कंपनी सिंस इट हैज पेड अप कैपिटल 50 लाख एंड 15.80, मतलब कितना ज्यादा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपका दिसंबर का है ना, देखो दिसंबर 22 का है। और ये क्वेश्चन मुझे इसलिए ज्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि इसमें से आई थी आपकी अमेंडमेंट ऑफ स्मॉल कंपनी। लास्ट जो आपका अटेम्प्ट था उसमें ये अमेंडमेंट आई थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे सप्लीमेंट में नोटिफाई तभी हुआ था रिसेंटली कि इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से होगी। इसलिए मैं बोलती हूँ अमेंडमेंट कभी मत वो करना, स्किप मत करना, क्योंकि अमेंडमेंट्स में से पक्का एक क्वेश्चन वो डालते ही डालते हैं, नो मैटर व्हाट। ठीक है, और वो आप करोगे तो एक इम्प्रेशन ऑब्वियसली अच्छा जाएगा। ठीक है, अब थर्ड, entrepreneurs are required to obtain statutory clearances relating to pollution control and environment while setting up industrial project. Central Pollution Control Board has specified list of industries required pollution license certificate or consent. Ministry of Environment carries on the classification from the highest to lowest pollution index and categorize the industries explain. तो basically इसमें क्या है देखो, ये है आपका 3C. Entrepreneurs are required to obtain statutory clearance. Pollution Control Board. Central Pollution Control Board has special list of industries which are requiring pollution license. तो इसमें बेसिकली जो उन्होंने कैटेगरी करी है वो आपकी 4 कैटेगरीज है, रेड कैटेगरी, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट कैटेगरी। रेड कैटेगरी, दिस इंडस्ट्रीज हैव हाईएस्ट पॉल्यूशन इंडेक्स सच एज बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लार्ज होटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। एंड ऑरेंज कैटेगरी मतलब बेसिकली आप एक खुद समझो, अब इंडस्ट्री विच हैव नो पॉल्यूशन मतलब वो व्हाइट कार्ड, क्लीन एकदम। ठीक है, ग्रीन लो पॉल्यूशन, मीडियम, ये इस तरीके से 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इंडस्ट्री विच फॉल अंडर कैटेगरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंसेंट, जो ऑब्टेन ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री हैव हाउएवर सेटिस्फाइड दीज कंडीशन नॉट एलिजिबल टू लाइसेंस एग्जेम्पशन, satisfy these conditions to be eligible for this pollution license exemption. The industry is being established in the locality demarcated for them. जो भी डिमार्क करा हुआ है उनके लिए वहीं पे establish हो. The investment in the industry is not more than 1 crore on plant and machinery, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना pollution होने के chances रहेंगे। तो अगर उनको exemption चाहिए तो उनको इस कैटेगरी में इन चीज़ों को comply करना पड़ेगा। There will be not be any discharge from a trade effluent from the industry into stream or well into sewer वगैरह वगैरह। द इंडस्ट्री विल नॉट डिस्चार्ज एन टॉक्सिक हैजार्डियस वेस्ट इनटू हैंडल दिस। ठीक है, अब इसने बोला थर्ड का डी, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? और भी क्वेश्चन है क्या बड़ा? तो देखो क्वेश्चन सिंपल होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन आपके टफ है, बस आपने ढंग से पढ़ा होना चाहिए। इसमें बोला कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एंड द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड व्हाट डू मीन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। ये 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ये आप क्योंकि सिंपल है, केस स्टडी नहीं है, तो ये तो आप लिख लोगे। ठीक है, स्टिल डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बट सिर्फ डेफिनेशन है तो आई होप देखो प्रीमाइसेस वेयर ट्रेड एंड असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट ये आप कर लोगे। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इधर 4 और 4A, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही हम ले लेते हैं। एनी बिजनेस एंटिटी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिक्वायर्स पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, वेदर इट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया और नॉट। ठीक है, ये आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आपको लिखना भी उतना ही है। देखो तो इसमें क्या है, बेसिकली आपका पेन पेन जो है वो आपको तो जो फर्स्ट है वो क्या है, देखो पेन। पेन इज अ वाइटल डॉक्यूमेंट फॉर एनी टैक्स पेयर। पैन नंबर इज यूनिक टू ईच कार्ड होल्डर एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई द इनकम टैक्स पेयर। पैन enables the department to identify, link all transaction of the PAN holder with the department.
These transactions include tax payments, TDS, TCS, credits, returns of income, specified transactions, corresponding etc. and so on. It also serves as an identity proof for a large number of purposes. तो बेसिकली ये जो है आपका पेन के ऊपर पूरा वो लिखा है. मेक श्योर कि वहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंटर्स में लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा और पॉइंटर्स में लिखो अदर देन आपका पैराग्राफ. The Income Tax Act 1961 was amended and Section 206AA was inserted. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हुआ था, now mandates for all foreign parties to provide or generate payment to a counterpart in India to provide their PAN. जैसे आपने कभी देखा होगा किसी साइट पे जाओ तो अगर आप किसी और कंट्री के साथ डील करते हो तो वो आपका वहाँ का भी पैन अगर होता है तो मांगते हैं, मतलब बीइंग यू नो अगर आप कैसे डील कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेशंस, companies, limited companies and any form of entity. Therefore, as per statutory requirements, any business entity doing business in India, whether it is registered in India or abroad, requires a PAN card. Equally, an individual is engaged in a business in Indian firm entity requires a PAN card. Companies, regardless of whether they are registered abroad in India, are required to pay tax for business carried out in India without a PAN. A government has mandated to rate tax from the highest possible rate. ठीक है, therefore, body corporate company firms वगैरह वगैरह private this all are required to have PAN card in India. तो चाहे आप कुछ भी हो लेकिन अगर आप ये हो कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड की जरूरत है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक तो ना ये क्वेश्चन इतना ऊपर है, पेज नंबर 5 पे. Garg Builders Private Limited has changed its name. There is no alteration in the constitution or legal status of the company. The fact of alteration of name was not brought to the notice of the tribunal. Has the company got a right to execute a decree in its new name after change of name? The change of name shall not affect any rights or obligations of the company which render defective any legal proceedings or by against it, and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the company its former name may be continued against this in a new name. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो केस है. मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि, तो एक दो क्वेश्चंस में आप ये लिख दोगे इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड, जहाँ आपको लगता है कि हाँ यही का होगा, उसके बेसिस पे. इससे क्या होता है ना, एक जो आंसर राइटिंग की टेक्निक होती है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है. ठीक है, अब इन केस ऑफ गर्ग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड देयर इज नो ऑल्टरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली यहाँ पे क्या है, पहले उसने प्रोविजंस कोड कर दिए, फिर वो आया यहाँ पे कि क्या फैक्ट्स हैं. ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पे आ गया आपका कंक्लूजन. तो ऐसे ही आपको लिखना है. आप फैक्ट्स और प्रोविजंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, वरना आपको लिखना इसी पैटर्न पे है. तो बोल रहा है नो ऑल्टरेशन द कॉन्स्टिट्यूशन और द लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी even after the name of a company is being altered by special resolution and sanctioned by the registrar is accorded. The company continues to possess some same rights and subject to obligation existed before the change in the name of the company. Therefore, the company has a power to execute a decree in its old name. It has a right after the change to execute a decree in its new name. The fact that the alteration in the name was not brought to the notice of NCLT would not in any manner render defective or irregular proceedings initialized by the company in its former name. A decree obtained by a company its former name can be executed in its new name after obtaining certificate of altered name. तो basically इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Does not affect any rights of the company. It's not necessary that the new name should have been entered in the decree. ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ आपका 4C बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है, जो आपका सेक्शन 128 है ऑफ यू नो दिस कंपनीज एक्ट. ठीक है, Triveni Private Limited incorporated on 1st August, having registered office at Shahadra, New Delhi. Management of the company captured the statutory records in the branch of Janakpuri. Explain whether the company is eligible to statutory records in the Balance and Companies Act. बहुत आसान है सेक्शन 128 के हिसाब से, तो आपका वो हो जाएगा. उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने जब अपनी अभी मैराथन डाली थी उसमें पूरा रिवीजन कराई दिया था. सेक्शन 128 ऑफ द कंपनी मेंशन एवरी कंपनी, मतलब बेसिकली इसमें जो है वो चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आपको अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और रखने अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, तो आप क्या करो, आप नोटिस दे दो बस. ठीक है, आप रख सकते हो, रेलेवेंट बुक्स वगैरह क्या है, बट आपको नोटिस देना पड़ेगा विद इन 7 days कि हम यहाँ रख रहे हैं, मतलब नॉलेज में होना चाहिए, दैट्स इट. और एक आपका 1/10 वाला कि जहाँ पर आपके ज़्यादा डिसाइड करते हैं वो. ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो जो भी ये चीज़ें हैं ये आपकी
होंगी तो आप कर सकते हो, मना नहीं है। Are the enterprises required mentally to maintain cash records in the area of digitalization? Yes, despite all advances in banking technology and facilities, businesses must still undertake a large number of transactions in cash. Due to very sensitive nature of cash holdings and transactions, it's important from a business as well as reporting perspective to have a tight handle on cash and circulation with the enterprise. ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी भी लोग कैश को बहुत होल्ड करके चलते हैं, तो इसलिए ये मैंडेटरी है। To be able to effectively ascertain the exact amount of cash available, the business must maintain two principal documents, cash collection register and day books. ठीक है, अब इसमें देखो FSSAI लाइसेंस है मैंडेटरी फ्रॉम स्टार्टिंग एनी फूड बिजनेस, ये फूड बिजनेस से रिलेटेड है, फूड, तो इसमें आपका क्या है, शॉर्ट नोट भी आ जाता है कभी कभी इस टॉपिक पे, और आपका क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन Ramesh is going to set up a manufacturing, storing and packaging plant of cow ghee. He seeks your advice on types of SSAI license required to take before starting food business advice. तो बेसिकली इसमें वो आपका पूरा सजेशन मांग रहा है कि किस तरीके से उसे करना चाहिए। तो FSSAI का जो आपका पूरा प्रोसीजर है वो आप इस यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी नहीं है, तो आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लिख दोगे, ठीक है। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट पे। ये आपका जून का, ठीक है। ABC Private Limited is engaged in the business manufacturing or of machinery parts. The company has the following investment in fixed assets: plant and machinery, ठीक है, land and building. Turnover इसका इतना है. Explain the details whether ABC Private Limited comes under micro and small and medium enterprise. Category as per new definition of MSME जो 2020 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दी है। तो इसका आंसर आता है माइक्रो। इसमें आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 115 है, इसमें से आप 20 लैक्स माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग सेकेंड मशीनरी ऑफ 25 लाख एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो है आपका 20 लाख का, वो आप माइनस कर दोगे इन्वेस्टमेंट में से। तो 115 माइनस 20 लाख होता है आपका 95 लैक्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका टर्नओवर है, इन्वेस्टमेंट तो आपकी इतनी आ गई, जो आपका टर्नओवर है वो आपका 600 लैक्स है, इसमें से आप जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो माइनस कर दोगे, दैट इज 450, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है ये आपकी कौन सी में फॉल करेगी? ये आपकी फॉल करेगी इन द गिवन सिचुएशन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन 95 लैक्स एंड देयरफॉर इट्स अ माइक्रो एंटरप्राइज एज पर न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, ठीक है। Now question 3B. A factory having 400 employed persons are covered under Payment of Wages Act 1936. It wants to fix the wage period as 1.5 month and make the payment of wages within 10 days after the last day of the wage period. Is it permitted under the Payment of Wages Act 1936? बताओ। पार्ट बी है ना आपका सबसे ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि उसमें आईबीसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, एंड ए भी आपका सिंपल है, बट बी मुझे बहुत सिंपल लगता है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। इसमें क्या है आपका वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन इन एन रेलवे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट अपॉन इन विच लेस देन 1000 persons are employed shall be paid before the expiry of the 7th day of the last day of the wage period in respect of wages are payable. यहाँ पे आपके 1000 से कम है, आप उतने में दे सकते हो आराम से। तो फैक्ट्री कैनॉट फिक्स द वेज पीरियड एज 1.5 month एज इट कैनॉट एक्सीड 1 month एंड कैनॉट पे वेजेस विद इन 10 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड, क्योंकि ये करते हैं बेवकूफ़ी, ठीक है। वही गरीब का जो पैसे का जो हक जो मारना होता है। इसमें आपका कॉपीराइट है, ठीक है। कॉपीराइट में आपका रेलेवेंट सेक्शंस एंड क्या क्या है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। जो क्वेश्चन आपका इन म्यूजिकल साउंड रिकॉर्डिंग्स, इन वर्क जर्नलिस्ट, ठीक है, पोर्ट्रेट, ये डिफरेंट डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं, प्रोविजंस हैं ओनरशिप ऑफ अ कॉपीराइट, वो सारी दे रखी हैं। Under Environment Protection Act 1986, one of the necessity to comply with the directions issued by the central government, directions that can issued by central government to Sukhdev Industries may include ये, ठीक है। अब सुखदेव का जो इंडस्ट्री थी वो क्या थी? इन द फॉलोइंग, इसमें तो आपने सब देखो, ओनर्स ऑफ द कॉपीराइट्स
इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये था, उसका आंसर वहाँ था। फिर सुखदेव इंडस्ट्रीज आगरा में है, कॉजिंग एयर एंड वाटर नॉइज पोल्यूशन, द पीपल लिविंग इन एरिया हैव मेड रिटन कंप्लेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द कंपनी बाय इशूइंग द नेसेसरी डायरेक्शंस, स्टेट द डिफरेंट डायरेक्शंस दैट कैन बी इशूड। तो वो सारी डायरेक्शंस जो हैं वो आपको दी जाएंगी एज पर एनवायरमेंट की क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, स्टॉपेज और रेगुलेशन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सर्विस, तो इस तरीके से उस पर इम्प्लाई होंगे। नाउ अगेन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम पहला वाला करते हैं। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एनजीटी, जो आपका 2010 का एक्ट है वो आपको लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू माइक्रो स्मॉल हैविंग एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। तो ये 2 क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। द प्रीएम्बल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस फॉर इफेक्टिव एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है। It aims the effective and speedy disposal of the cases related to environment protection and conservation of the forest and natural resources. It aims enforcing the legal rights relating to the environment. It accounts also providing compensation and relief to affected people for damage of the property, ठीक है। और NSIC रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है इशू ऑफ the following benefits are extended to micro small enterprise having valid NSIC registration, issue of tender sets free of cost, exemption for the payment of NS deposit money deposit in tender participating MSAP quoting price within price band of L1 plus 15% shall be allowed to supply a portion of this। अब ये कुछ डिस्कस करने का टाइम नहीं है बिकॉज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और ये मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कंसोलिडेटेड फैसिलिटी फॉर टेंडर मार्केटिंग, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन है वो क्या है, अमित हैज डिजाइन्ड अ टी कप हैविंग अ हॉलो रिसेप्टिकल फॉर होल्डिंग अ टी, ठीक है। मतलब उसने वो डिजाइन किया है एंड हैंडल टू होल्ड अ कप। कहना अमित वो डिजाइन एक्ट में जो है वो एप्लीकेबल है कि नहीं वो देखते हैं। तो डिजाइन एक्ट जो है वो हमारा क्या कहता है, डिजाइन एक्ट 2000 excludes the its preview and functioning features for an article and grants protection only to those which have aesthetic appeal. For example, design of a teacup must have a hollow receptacle for holding a tea and a handle to hold a cup. These are functional features that cannot be registered, but a fancy shape or ornamentation on it would be registrable, ठीक है। Similarly, a table, for example, would have a flat surface on which other objects can be placed. This is its functional element, but its shape, color, the way it's supported. तो डिजाइन बेसिकली डिजाइन, फंक्शनल नहीं, वो डिजाइन सिर्फ अपीलिंग जो मतलब होता है ना वो होना चाहिए। तो इन द व्यू ऑफ द अबव अमित कैन नॉट रजिस्टर डिजाइन टू टी कप, ठीक है। देन employed factory since 2008 when the total employees in the factory is 54. She resigned from the employment on 31st March after 15 years of continuous service. The factory owner denied to pay the amount of gratuity to Santhi, stating that on the date of her retirement the number of employees in the factory came to 8. Hence the Provision Gratuity Act नहीं advise this। तो वो बेचारी क्या करे, तो देखते हैं हम क्या कर सकती है वो। The Payment of Gratuity Act 1972 provides a scheme of compulsory payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil fields, plantation, ports, railway companies, shops, or the establishment or the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 years. Continuous service, but कम से कम नहीं तो 5 साल, or on his separation or his retirement, resignation, or in death, disabled due to accident or disease. तो पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट जो है shall apply to every factory, mine this, every shop establishment in which 10 or more person are employed or whether employed on any day of preceding 12 months, ठीक है। अदर एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह हैं। तो इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजंस विल सक्सीड इन क्लेम फैक्ट विद द, तो मतलब ये तो है ही नहीं ना, तब गिर गए तो क्या, मतलब जब उसने किया और इतने टाइम से कर रही थी तो तब था ना, तो इस बेसिस पे वो नहीं कर सकता। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका सेक्सुअल हेरासमेंट का है, विमेन इन वर्क प्लेस, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये तो आप एज इट इज़ कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट बी है वो भी इसके साथ कंक्लूड होता है, ठीक है। आज और अच्छे से पढ़ाई करो, कल जब हम मिलेंगे तो हम पार्ट ए रिवाइज करेंगे। साथ ही में कोई भी डाउट हो कुछ हो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन और ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे है CS इंडिया हब, ठीक है।
तो बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।